यह 4 प्रकार की स्त्रियां पति से प्रेम नहीं करती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग है कि आखिर कौन सी 4 प्रकार की वे स्त्रियां हैं जो अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं और गैर मर्द में पर पुरुष में हित रखती हैं। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आज के इस प्रसंग को आप सभी पूरा अवश्य सुनिएगा और साथ ही अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। श्रोताओं, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर कौन सी वे 4 प्रकार की स्त्रियां हैं जो पर पुरुष में हित रखती हैं, अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि वे कौन सी 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं जो पर पुरुष में हित रखती हैं और अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं, इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जो स्त्री पर पुरुष में प्रेम हित रखती है, पर पुरुष से प्रेम करती है, वह स्त्री अपने कुल का, अपने पति का पतन होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस स्त्री का मन, उसका तन वह पर पुरुष को समर्पित कर देती है तो उसका हित अपने लोगों में नहीं रहता है, अपने लोग ही उसे दुश्मन लगने लगते हैं। इसलिए जो स्त्री पर पुरुष में हित रखती है वह अपने कुल का और अपने पति का पतन होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सकती है। तो प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। श्रोताओं, वह सेठ बहुत ही पैसे वाला था। उस सेठ के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उस सेठ की जो पत्नी थी वो एक बेटी को जन्म देकर ही मर चुकी थी। उसका देहांत हो चुका था। और प्रिय दर्शकों, उस सेठ के घर में केवल वह सेठ और उसकी एक छोटी सी पुत्री थी। सेठ अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, अपनी पुत्री को बहुत लाड प्यार से पालता था। और प्रिय दर्शकों, ये कहा जाता है कि माता पिता का प्रेम, ज्यादा लाड प्यार हमेशा घातक ही होता है। और श्रोताओं, इसी तरह उस धनी सेठ ने अपनी पुत्री को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। धीरे धीरे उस सेठ की वह सुंदर पुत्री बड़ी होती गई और जैसे जैसे उस सेठ की वह पुत्री बड़ी हुई तो सेठ को अपनी पुत्री के विवाह के चिंता सताने लगी। सेठ को यह चिंता बार बार सताती थी कि अब मेरी पुत्री बड़ी हो चुकी है और जो पुत्री होती हैं, जो बेटी होती हैं, वे तो सदा से ही पराई होती हैं। श्रोता, उसके बाद में वह सेठ आसपास में एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है और बहुत ज्यादा घूमने के बाद सेठ को अपने आप से भी ज्यादा धनी एक सेठ का लड़का पहचान पड़ता है और सेठ ही उस लड़के के साथ, उस सेठ के पुत्र के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। श्रोता, उसके बाद में सेठ अपनी पुत्री का विवाह करता है। अपनी पुत्री के विवाह में खूब खर्च करता है, धूमधाम से विवाह करता है। सेठ के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, इसके लिए सेठ अपनी पुत्री के दहेज में खूब सारा पैसा देता है, खूब सारा सामान देता है और उसके बाद में अपनी पुत्री का विवाह कर अपनी पुत्री को उसी दिन विदा कर देता है। श्रोता, उसके बाद में जो सेठ की पुत्री थी, सेठ ने अपनी पुत्री को बहुत लाड प्यार से पाला था और इसी कारणवश सेठ की पुत्री को घर का किसी भी प्रकार का काम करना नहीं आता था। जब सेठ की पुत्री अपने ससुराल जाती है तो ससुराल जाते ही जब दूसरे दिन उसकी सासू मां अपनी पुत्र वधू से कहती है कि बेटी, आज का खाना तुम्हें अपने हाथों से ही बनाना है, क्योंकि हमारे यहां परंपरा है
कि घर में जब नई बहू आती है, जब लक्ष्मी आती है, जब घर की गृहिणी आती है, तो एक दिन का खाना घर की लक्ष्मी ही बनाती है। इसलिए बेटी, आज का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। तो श्रोताओं, फिर उस सेठ की पुत्री अपनी सासू मां से कहती है कि हे मां, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। मुझसे मेरे पिता ने कभी भी किसी भी प्रकार का घर का काम नहीं करवाया है। इसलिए हे मां, मुझे कोई भी काम करना नहीं आता है, खाना बनाना नहीं आता है। तो श्रोताओं, उस दिन नई नई बहू थी और उसकी सासू मां उसे कुछ नहीं कहती है और कहती है कि कोई बात नहीं, सीख लेना। दोस्तों, उसके बाद में धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं, काफी समय हो जाता है। एक दिन उस सेठ की पुत्री अपने पति से कहती है कि सुनो जी, अब हमें काफी दिन हो चुके हैं और मुझे अपने पिताजी की बहुत याद भी आ रही है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे मेरे पिताजी से मिलाकर लाइए। श्रोता, उसके बाद में अपनी पत्नी की बात सुनकर वह सेठ का लड़का अपने ससुराल अपनी पत्नी को साथ लेकर चल देता है। थोड़ी देर बाद जब वह अपने ससुराल पहुंच जाता है तो वह सेठ की पुत्री अपने पिता से गले मिलकर मिलती है और बहुत रोती है। और उसके बाद में उस रात वे दोनों पति पत्नी अपने घर ही रुक जाते हैं। वह लड़की अपने पिताजी के घर ही रुक जाती है। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह होते ही जब वह सेठ का लड़का, उस सेठ का दामाद, अपने ससुर से कहता है कि ससुर जी, अब हमें चलना चाहिए, तो दर्शकों, फिर वह सेठ की पुत्री अपने पिताजी से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं कुछ दिनों तक अब यहीं रुकना चाहती हूं और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो श्रोताओं, फिर सेठ अपनी पुत्री को कुछ दिनों के लिए अपने घर ही रोक लेता है और वह सेठ का, उसका दामाद अपने घर अकेला ही लौट जाता है। श्रोताओं, जब सेठ की पुत्री अपने घर काफी दिनों तक रुकती है तो उनके घर के ठीक सामने एक और लोहार का लड़का रहता था। और लोहार का लड़का उस सेठ की लड़की को जब देखता है और सेठ की लड़की जब लोहार की लड़की को देखती है तो देखते ही देखते उन दोनों में प्रेम हो जाता है। श्रोता, उसके बाद में एक दिन जब वह सेठ की लड़की अपने घर, अपने मायके में पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है तो वह लोहार का लड़का उसे वहीं मिल जाता है। और फिर लोहार का लड़का उससे कहता है कि तुम कहां रहती हो। तो श्रोता, फिर वह सेठ की लड़की अपने प्रेमी लोहार के लड़के से कहती है कि मैं अब अपने ससुराल जाने वाली हूं, तो तुम वहीं पर आ जाना और वहीं पर हम मिल लेंगे। श्रोता, उसके बाद में फिर एक दिन वह सेठ का दामाद अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने जब ससुराल आता है तो वह सेठ अपनी पुत्री को अपने दामाद के साथ खुशी खुशी विदा कर देता है। श्रोताओं, जब वह सेठ की पुत्री अपने ससुराल जाती है तो ससुराल जाते ही दूसरे दिन सुबह सुबह जब अपने ससुराल में आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने के लिए जाती है तो वहीं पर उसे उसका प्रेमी मिल जाता है। श्रोताओं, फिर वह उसका प्रेमी अपनी प्रेमिका यानी कि उस सेठ की लड़की से कहता है कि मैं अब तुम्हारे ससुराल आ चुका हूं, अब मैं तुम्हारे घर कैसे आऊं, यह मुझे बताओ। तो श्रोताओं, फिर वह लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसा करो, कल तुम एक साधु का भेष बनाकर मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने घर में शरण दे दूंगी। तो श्रोताओं, उसके बाद में दूसरा दिन होता है और दूसरा दिन होते ही वह सेठ की लड़की का प्रेमी उसके ससुराल में एक साधु का भेष बनाकर जाता है और दरवाजे पे जाकर आवाज लगाने लगता है। तो वह सेठ की लड़की और उसका पति दोनों बाहर आते हैं और फिर वह साधु उनसे जब भिक्षा मांगता है तो वह सेठ की लड़की उसे भिक्षा लाकर दे देती है। और श्रोताओं, उसके बाद में उसका पति थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता है तो उसका वह साधु भेष में प्रेमी और वह सेठ की लड़की घर के बाहर ही बातें करने लगते हैं। श्रोताओं, जब उसका पति
काफी देर बाद वापस अपने किसी काम को कर अपने घर आता है तो उस साधु को और अपनी पत्नी को वहीं पर देखता है। तो उसे शक हो जाता है कि आखिर इस साधु से मेरी पत्नी इतनी देर तक क्यों बातें कर रही है, कहीं मेरी पत्नी बदचलन तो नहीं है, कहीं ये साधु के बीच में कोई इसका प्रेमी तो नहीं है। श्रोताओं, इस बात का वह अपने मन में ही धैर्य करता है, परंतु अपनी पत्नी से नहीं कहता है। श्रोताओं, उसके बाद में जब दूसरा दिन होता है तो वापस वह साधु शाम के समय उसी घर के द्वार पर आता है और आवाज लगाने लगता है। तो पुनः वह सेठ की लड़की और उसका पति बाहर आते हैं। तो वह साधु अपनी प्रेमिका से, उस लड़की से कहता है कि अब शाम हो चुकी है और मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है, अगर आप मुझे अपने घर में शरण दे दे तो आपका बहुत बहुत मेरे ऊपर परोपकार होगा। श्रोता, उसके बाद में उस लड़की के पति को उस साधु पर शक तो था, परंतु वह कुछ कह नहीं पाया और वह उस साधु को अपने घर में शरण दे देते हैं। श्रोताओं, शरण देने के बाद में जब रात्रि होती है तो उस साधु को भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद में एक कक्ष में सोने के लिए कहते हैं और वह साधु एक कक्ष में जाकर, साधु के भेष में वह प्रेमी कक्ष में जाकर सो जाता है। श्रोता, उसके बाद में वह सेठ का पुत्र और उसकी पत्नी, वह सेठ की लड़की, दोनों एक कमरे में सो जाते हैं और उसके पति को अपनी पत्नी पर शक तो था, वह कुछ नहीं कहता है और जगता रहता है। श्रोताओं, जब आधी रात्रि का समय होता है तो वह, उसकी पत्नी उठकर उस साधु के कमरे में जाने लगती है तो पीछे पीछे वह भी चले जाता है और अपनी पत्नी को उस साधु के साथ, अपने प्रेमी के साथ हम बिस्तर होकर देख लेता है। और श्रोता, उसके बाद में उसका पति अपनी उस पत्नी को अपने घर वापस भेज देता है और अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है और अपनी पत्नी को एक बदचलन का रूप दे देता है। तो श्रोताओं, इस प्रकार कहा जाता है कि जो स्त्री पर पुरुष में मन रखती है, हित रखती है, वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वह स्त्री अपने पति के पास भी नहीं आती है, वह स्त्री अपने कुल का, अपने पति का पतन होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सकती है, उस स्त्री को ही कुलटा कहा जाता है। साथ ही श्रोताओं, ये भी कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के अपने घर ना होने पर भी 16 श्रृंगार कर बाहर घूमने के लिए जाती है या फिर पर पुरुष से हंस हंस कर बातें करती है तो उसे भी कुलटा ही कहा जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह प्रसंग पसंद आया होगा। तो आप इस प्रसंग को शेयर अवश्य कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।